Hey guys, hi. So today we are going to start a very complicated but actually very scoring topic, and it is very essential for you even though see this is not just एक part एक topic जो आपके लिए नीट के लिए important है. ये टॉपिक कुछ ऐसा है ना जो देखो फिजियोलॉजी का कोई भी टॉपिक आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज फ्यूचर व्हाट यू विल बी अ डॉक्टर राइट. सो ये टॉपिक फ्यूचर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ना बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ठीक, तो जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, हम किन गैसेस की बात कर रहे हैं? आर वी टॉकिंग अबाउट ऑल गैसेस? नो, सिर्फ दो गैसेस की बात कर रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. ठीक, हम नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे. नाइट्रोजन स्पेरिंगली सॉल्युबल है, नेग्लिजिबल सॉल्युबल होता है, तो ऑलमोस्ट जीरो ट्रांसपोर्ट होता है उसका. ओके, सो इसलिए हम शुरू करने वाले हैं ऑक्सीजन से और फिर आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड पे. ऑक्सीजन मेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखो, आपको ये समझने के लिए एक बेसिक आइडिया समझना पड़ेगा कि कैरी करने के लिए हमारे ब्लड के पास है क्या. कैरी करने के लिए हमारे ब्लड के पास तीन चीज़ें हैं, तीन ट्रक्स हैं ऐसे समझ लो, जो या गाड़ियां हैं जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को कैरी कर सकती हैं. पहला एक बहुत ही सिंपल, दैट इज हीमोग्लोबिन. देखो, हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड कर सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड कर सकता है, तीनों से बाइंड कर सकता है. तो कैरी करने में हीमोग्लोबिन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. नाउ हीमोग्लोबिन इज नॉट द ओनली वन. सो दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज ब्लड प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा देखो, आपको पता है 52 to 54% इज ऑलमोस्ट ब्लड प्लाज्मा, एंड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज व्हाट? वाटर. 92 to 93% पानी ही है ना. तो इस 92% पानी में जो चीज़ जितनी डिजॉल्व होगी वो उतनी ज़्यादा कैरी हो सकती है. अब पॉसिबिलिटी होता है क्या कोई आयोनिक फॉर्म है जिसमें कि कोई गैस कैरी हो सकता है. ठीक, तो तीन पॉसिबिलिटीज को हमें देखना है. एनी गैस डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा, any gas which can be transported as an ion, and any gas which can be transported with the hemoglobin. ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं ऑक्सीजन का. तो ऑक्सीजन को जब हम देखें, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को देखें, तो तीन तरीके से आपका ऑक्सीजन, लार्जली दो तरीके बट तीन तरीके से आपका ऑक्सीजन, नॉट तीन सॉरी, दो तरीके से आपका ऑक्सीजन कैरी हो सकता है. एंड वो दो तरीके क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन, एनसीईआरटी कहती है 97 पॉइंट समथिंग, इज कैरीड बाउंड टू हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन से बाइंड होके कैरी हो रहा है. ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है, वो अभी समझेंगे. और ऑलमोस्ट 3% इज डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा. देखो, आपको ये समझना पड़ेगा, ऑक्सीजन इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल गैस. नाइट्रोजन जितना कम सॉल्युबल भले ही ना हो, बट स्टिल इट इज वेरी लेस सॉल्युबल. ऑक्सीजन एक कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. ठीक है, दो ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं दिखाते, तो इसलिए ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है. कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, एटलीस्ट कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो है. हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपोजिट डायरेक्शंस में होने की वजह से नेट कैंसिल हो जाती है, बट फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज़्यादा सॉल्युबल है, और थोड़ा नहीं, एक्चुअली 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा सॉल्युबल है. ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट है वो हमारा एस हीमोग्लोबिन बाइंड ऑक्सीजन की तरह से होने वाला है, वेर इज 3% ऑफ दैट इज गोइंग टू बी डिजॉल्व इन द ब्लड प्लाज्मा. ठीक, अब इसी 97% के बारे में हमें मेजॉरिटी बात करनी है. सो विच फैक्टर्स डिटरमाइन कि कितना ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी कर रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, समझेंगे कैसे, concentration of H plus, temperature, also the hemoglobin nature itself, and something called BPG. ये चीज़ें क्या है, कैसे कंट्रोल करती हैं, ये समझना अब हमारा आगे का काम है. ठीक है, सो लेट्स गो एंड डीप डाइव इनटू इट. ठीक, तो सबसे पहले आगे समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इटसेल्फ. अब जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हमें लगता है एक ही हीमोग्लोबिन है. नहीं बेटा, देखो, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और आप बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़कर आए हो? अ प्रोटीन कैन बी वन और मोर, एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं. पॉलीपेप्टाइड क्या है?
What is the meaning of a polypeptide? Polypeptide means a chain of amino acid. अमाइनो एसिड के चेन को, अब अगर आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखो तो देयर इज अल्फा, देन देयर इज बीटा एंड देन देयर इज बीटा. सो दो अल्फा चेन्स, तो इसको कैसे लिखते हैं? बीटा 2 अल्फा 2. दो अल्फा चेन्स, दो बीटा चेन्स है. अब हमें लगता है कि सारा हीमोग्लोबिन ऐसा ही होता होगा. नहीं बेटा, अल्फा 2 बीटा 2 जो चेन्स हैं, ये हम किस हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं? ये हम एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं. वो हीमोग्लोबिन जो आप में, मेरे में है. व्हेन वी आर बॉर्न, जब हमारा बर्थ हो रहा होता है, या बर्थ के पहले हमारे पास अल्फा बीटा चेन्स नहीं होते हीमोग्लोबिन में. रादर वी हैव अल्फा 2 एंड गामा 2. अल्फा 2 और गामा 2 को हम बोलते हैं फीटल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो फीटस का है. ठीक है, ये बेसिक आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर पहले आपको जरूर समझना है. ठीक, अब अल्फा हो या बीटा हो, इसमें अमाइनो एसिड का थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बट इसेंशियली जो भी है, इसेंशियली क्या होगा? अल्फाज एंड बीटाज आर पोरफायरिन रिंग्स. ये जो अल्फा है या बीटा है, भले ही इसके अंदर डिफरेंस हो, बट दे आर इसेंशियली पोरफायरिन रिंग्स. इन पोरफायरिन रिंग्स में सेंटर में होता है आयरन. इसी के सेंटर में होता है आयरन, और सेंटर में जो ये आयरन है, इसी आयरन के साथ आपका ऑक्सीजन कंबाइन हो सकता है. ठीक है, लूजली बाउंड ऑक्सीजन इसी आयरन के वजह से हीमोग्लोबिन में कैरी होता है. तो अब आप क्या देख सकते हो? वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और 8 ऑक्सीजन एटम्स को कैरी कर सकता है. ठीक, सो वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी 8 ऑक्सीजन एटम्स को कैरी करता है. ठीक, अब क्या चीजें डिसाइड करती है कि हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन कैरी हो रहा है? इसके लिए साइंटिस्ट एक कर्व बनाते हैं, और वो कर्व क्या है? हम वाई एक्सिस बनाएंगे और एक्स एक्सिस बनाएंगे. एक्स एक्सिस पे होगा हमारा PO2. PO2 क्या है? वही सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी हमारे गैस, हमारे एटमॉस्फेयर के मिक्सचर में, ये एनवायरनमेंट के मिक्सचर में ऑक्सीजन क्या है, उसका एक रिलेटिव आइडिया हमें उसका पार्शियल प्रेशर देता है. वाई एक्सिस पे हम क्या बनाएंगे? सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ HB, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन. अब इस बात को ध्यान से समझो. सैचुरेशन का मतलब क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन आर ऑक्यूपाइड विथ ऑक्सीजन. विथ इज C बार, R इज E बार. E के ऊपर बार, R, C के ऊपर बार, विथ. मैं इनकरेज करूंगा कि आप भी शॉर्ट हैंड्स यूज कीजिए, क्योंकि भाई कितना बड़ा लंबा लंबा लिखोगे, जितना शॉर्ट हैंड्स यूज करोगे उतना अच्छा होगा. ठीक, सो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ये हमें पता है. एक RBC के अंदर, एक रेड ब्लड सेल के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं. राइट, सो ऑलमोस्ट 1000 मिलियन या 1 ट्रिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैरी होते हैं ऑलमोस्ट एक RBC के अंदर. ठीक है, और इनमें से कितने ऑक्सीजन, कितने हीमोग्लोबिन और उनके साइट्स ऑक्सीजन से भरे हुए हैं, इसी का परसेंटेज आपको दिखाता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सैचुरेशन. ओके, अब जब आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज करोगे, when the partial pressure of oxygen will increase, the first part will witness a slow growth. ये जो first part है कर्व का, it witnesses a slow growth, slow increase in HbO2 saturation. यानी आपके हीमोग्लोबिन का कितना परसेंटेज हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, वो पहले धीरे धीरे होता है. क्यों? देखो, ऐसा इसलिए कि हीमोग्लोबिन 2 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है. ठीक,
आपको टेंस्ड स्टेट और रिलैक्स स्टेट के बारे में ज़्यादा नहीं समझना, बस आप ऐसे समझो कि मान लीजिए एक बस जा रही थी, ठीक है। एक बस जा रही है और ये बस कहाँ जा रही है? ये बस जा रही है भाई दिल्ली टू गोवा, ठीक। अगर ये बस में अभी कोई बैठा हुआ नहीं था, बस एक ड्राइवर बैठे हुए हैं, तो आप इस ड्राइवर भैया को नहीं जानते। आप बस से शायद पहली बार ट्रैवल कर रहे हो, तो आप बिल्कुल दिल्ली टू गोवा जाने की बात नहीं करोगे, है ना। अगर आप दिल्ली जा रहे हो आईआईटी देखने के लिए या दिल्ली एम्स देखने के लिए जा रहे हो, आप अकेले बस में ट्रैवल करना पसंद नहीं करोगे। सो इस बस में टोटल मिला के 4 सीट्स पॉसिबल थी। इस बस में टोटल मिला के 4 सीट्स पॉसिबल थी, लेकिन राइट नाउ द एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इज लेस। ऑक्सीजन की एफिनिटी अभी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि बस खाली जा रही है। आप अभी किसी को विश्वास नहीं करते हैं इस जर्नी पे ज्वाइन करने। तो अगर आपको जाना ही पड़ा किसी वजह से, दिल्ली टू गोवा, दिल्ली या दिल्ली जा रहे हो एम्स, तो बहुत स्ट्रांग मोटिवेशन चाहिए, है ना। अगर पापा ने बुला लिया, भैया ने बुला लिया या किसी दोस्त ने बुला लिया, तो पहले आप मारने की कोशिश करोगे, यार कौन जाएगा उतनी दूर, है ना। तो अभी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन बहुत लो है। क्यों? क्योंकि अभी हीमोग्लोबिन के ऑल फोर साइट्स ऑल फोर साइट्स आर एम्प्टी। चारों के चारों साइट्स एम्प्टी। आप बस में ट्रैवल नहीं करना पसंद करोगे। इसीलिए धीरे धीरे जब आप ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हो, तो धीरे धीरे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ऑब्जॉर्ब करते हैं। बट जैसे ही एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर बैठा, द मोमेंट वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम्स एंड सिट्स इन द बस, बस की स्टोरी चेंज हो चुकी होगी। कैसे? मान लो आपको ये बस पकड़ना था और आपने क्या देखा कि भाई आउट ऑफ द 4 सीट्स, पहली सीट्स में तो आपका फ्रेंड बैठा हुआ है। अब आप बोलोगे यार मेरा फ्रेंड जा रहा है तो मैं भी उसके साथ चलता हूँ, है ना। वो जा सकता है यानी मैं भी जा सकता हूँ, और ऐसा क्या ही है जो दो जने मिलके संभाल ना पाए। तो अब आपकी अट्रैक्शन, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, द एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन is increasing. क्यों? Because binding of oxygen at site 1, इस चीज को ध्यान से समझना। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एट साइट 1 चेंजेस, हल्का सा बदल देता है द टर्शरी फोल्डिंग। जो टर्शरी में जो फोल्ड है, जो स्टेट है, उसको हल्का सा चेंज कर देता है। इस फोल्डिंग की वजह से ऑक्सीजन की एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। आपके दोस्त को देख के आपकी हिम्मत बढ़ गई। उसी तरह जैसे फर्स्ट ऑक्सीजन आके बाइंड करता है, वैसे ही बाकी ऑक्सीजन के लिए जो साइट्स हैं, ऐसे मानो वो फूलों से भर जाते हैं, है ना। वो फूलों से भर जाते हैं, तो दूसरा ऑक्सीजन बहुत आना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया कि भाई पहला ऑक्सीजन आ चुका है। अब देखो ऑक्सीजन जहां बाइंड कर रहा है उसको बोलेंगे एक्टिव साइट, पर फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए फर्स्ट साइट एक्टिव साइट था, सेकेंड ऑक्सीजन के लिए सेकेंड साइट एक्टिव साइट है। लेकिन जब ऑक्सीजन फर्स्ट साइट पे बाइंड हुआ, तो सेकेंड साइट की अट्रैक्शन पावर बढ़ गई। जब ऐसा होता है तो इसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, कॉपरेटिविटी। व्हाट इज कॉपरेटिविटी? जब कॉपरेशन हो रहा है, जब आपस में मेल जोल करके काम कर रहे हैं। जैसे ही मेरी हीमोग्लोबिन की फर्स्ट साइट ऑक्यूपाई हुई, तो सेकंड या थर्ड साइट की अट्रैक्शन पावर, एफिनिटी जो है मेरे लिए बढ़ गई। अब ऑक्सीजन उसमें बहुत क्विकली ऑफलोड होगा। दैट इज वाई इस हीमोग्लोबिन कर्व को जब आप ऊपर लेके जाते हो, तो ये अचानक से बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक। सो दिस इज द लॉग फेज। लॉग फेज मतलब एक्सपोनेंशियली आपके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी बढ़ जाती है कॉपरेटिविटी के कारण, और ऐसा होते ही ऑक्सीजन बहुत ही तेजी से आपके हीमोग्लोबिन में आना लगता है।
बट एक समय के बाद क्या होगा, जितने भी फर्स्ट साइट्स थे वो भर गए। हीमोग्लोबिन के फर्स्ट साइट्स जितने भी थे, ये सेकेंड साइट्स जितने भी थे वो भर गए। अब आप जब हीमोग्लोबिन को ज्यादा ऑक्सीजन दोगे तो कॉपरेटिविटी का फायदा नहीं हो रहा है। आप ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हो, ऑक्सीजन हर हीमोग्लोबिन से टकरा रहा है, बट अगर वो खाली हुआ तो बैठने मिलेगा, खाली नहीं हुआ तो बैठने नहीं मिलेगा। बस भरेगी, लेट से बढ़ेगी। शुरुआत में बस जल्दी बढ़ी, जब बस में एक बंदा बैठा दिखा तो बाकी लोग भगा भगा के आने लगे। बट जब बस भरा हुआ दिखने लगा तो कई लोग जाके पूछते हैं, भैया ये सीट खाली है, भैया वो सीट खाली है, और जब सीट खाली मिलती है तब बैठने को मिलता है। उसी तरह इनिशियली द फीलिंग ऑफ हीमोग्लोबिन वाज स्लो, फिर फीलिंग ऑफ हीमोग्लोबिन बिकेम फास्ट, और एक समय के बाद वो जो कॉपरेटिविटी के द्वारा लाया गया स्पीड था वो चला जाता है। सो वंस अगेन द फीलिंग ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स स्लो एंड रीचेस अ मैक्सिमम पॉइंट। इसके आगे आप कुछ भी कर लो, इससे ज्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं हो सकता, बिकॉज ऑल एक्टिव साइट्स यानी ऑक्सीजन को कैरी करने वाली साइट्स आर फुल। फुल बोले तो आपने जितना भरना था सब भर दिया, अब कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस कर्व को, ये जो कर्व हमने बनाया जिसमें हम एक्स एक्सिस पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, वाई एक्सिस पे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन नापते हैं, इसी कर्व को आप बोलते हो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। यानी अगर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घटाया तो हीमोग्लोबिन कितनी जल्दी या कितनी लेट से ऑक्सीजन छोड़ेगा। ठीक, और इसके तीन क्लियर फेजेस आपको दिखते हैं। फर्स्ट फेज इज वेरी स्लो इंक्रीज इन सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब कितना परसेंटेज ऑक्यूपाइड। सेकेंड फेज वेरी हाई इंक्रीज इन सैचुरेशन। थर्ड फेज स्लो इंक्रीज इन सैचुरेशन फॉलोड बाय अ प्लेट्यू। अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे कर्व एस की शेप में आते हैं और आप इसे कहते हो सिग्मॉइड कर्व। ठीक है, अब देखो ये कर्व आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है, और मैं मानता हूं कई जगह ये कर्व के डिटेल्स को बिना बताए बात आगे बढ़ा दी जाती है, बट बेटा इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो सिग्मॉइड कर्व इज अ कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन ग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन, कि मैंने अगर पार्शियल प्रेशर बढ़ाया तो ऑक्सीजन किधर की तरफ जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कैसे लेगा। अब ये कर्व मान लेते हैं, ये कर्व किसके लिए था, ये कर्व था एडल्ट हीमोग्लोबिन के लिए, और ये कर्व कितने टेम्परेचर पे है, ये कर्व इज एट द टेम्परेचर लेट अस से नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और नॉर्मल ऑक्सीडेशन एंड ब्लड पीएच इज 7.4। ठीक, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ऑक्सीडेशन, नॉर्मल 7.4 ब्लड पीएच पे आपको ये सिग्मॉइड कर्व दिखेगा। बट अगर हमने इन तीनों में से किसी को चेंज किया, बॉडी टेम्परेचर को, नॉर्मल ऑक्सीडेशन एंड नॉर्मल CO2 को, नॉर्मल H+ को, अगर इन तीनों में से किसी भी चीज को चेंज किया तो क्या कर्व हमेशा से ऐसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। अब हमें देखना पड़ेगा वेरिएशन ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व वेरी करती है। ये कर्व कैसे वेरी करेगी? ये कर्व will move towards right. The curve shifts towards right. When will it shift towards right? जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, जब PCO2 ज़्यादा हो, जब pH कम यानी H+ ज़्यादा हो, and of course we also are understanding that this is the curve for adult hemoglobin। इसको नहीं लिखते अभी, बस इन चीजों को डिस्कस करेंगे। सो टेम्परेचर, PCO2, pH, ऐसे केसेस में कर्व राइट को शिफ्ट हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन आता जरूर है, और अगर समझ लिया तो बहुत ही ईजी है।
तो चलो इसको छोड़ना ही क्यों है, समझ के खत्म करेंगे। तो अगर इस कर्व को समझना है, एक रैंडम PO2 नंबर ले लो, ये रैंडम नंबर लिया मैंने, ये रैंडम नंबर क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है 20 होगा, 20 mm ऑफ Hg, एक रैंडम नंबर ले लिया। इस रैंडम नंबर पे पहले ऑलमोस्ट लगता है ऐसे कि 20% सैचुरेशन था नए नए कर्व में, बट इसी कर्व को अगर ऊपर लेके, इसी लाइन को अगर ऊपर लेके परपेंडिकुलर जाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है, इसी पे मे बी ये वैल्यूज काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, 60% सैचुरेशन था। तो नहीं, इस वैल्यू को ही चेंज कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा, इसको 30 मान लो। सो जब PO2 30 था तो पहले सैचुरेशन 60% मिल जाता था, बट अभी ये जो नया कर्व है ये 20% ही सैचुरेटेड है। ऐसा क्यों हुआ? Why did the curve move towards right? The curve moved towards right because affinity has decreased. हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में जो लगाव था, जो एफिनिटी थी, वो डिक्रीज हुई। अब बात है कि क्यों डिक्रीज हुई, क्या इसका कोई लॉजिकल रीजन है? देखो, सिंपल भाषा में आप कैसे इसे एक्सप्लेन करोगे, तो ऐसे एक्सप्लेन करना है कि टेम्परेचर, PCO2 डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जब बाइंड करता है या जब इंटरैक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन से, टर्शरी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आएगा, और ये थोड़ा सा चेंज आने की वजह से उसके और ऑक्सीजन के बीच की जो दोस्ती थी वो कमजोर पड़ गई। ठीक, आई एम रिपीटिंग दिस, कर्व राइट को शिफ्ट इसलिए हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से, CO2 बढ़ाने से, pH घटाने से या H+ बढ़ाने से एफिनिटी में थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, दोस्ती में दरार पड़ गई, इसीलिए कर्व राइट को शिफ्ट हुआ। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये कितना लॉजिकल है और कितने कमाल की बात है। देखो, हाई टेम्परेचर कहाँ होता है? वेयर डू यू फाइंड अ लॉट ऑफ हाई टेम्परेचर? मसल्स में। जो मसल्स आपका एक्टिवली ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। वहाँ हमें क्या चाहिए कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के रखे या जल्दी जल्दी छोड़ दे? हमें चाहिए कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लंग्स में पकड़े बट मसल्स पे जाके छोड़ दे। क्यों? क्योंकि इट इज सपोज टू बी अ कैरियर। मम्मी ने आपको एक समोसे की प्लेट थमाई और बोला जाओ भैया को दे दो। आर यू सपोज टू ईट द समोसा? नो, यू आर सपोज टू डिलीवर इट। अगर आप खुद ही खा गए रास्ते में, देन यू आर नॉट अ गुड कैरियर। उसी तरह हमें चाहिए कि ऑक्सीजन लंग्स में तो बहुत सारा, हीमोग्लोबिन लंग्स में तो बहुत सारा ऑक्सीजन ले, बट मसल्स में जाते ऑक्सीजन रिलीज कर दे। मसल्स में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन ऑफ कोर्स रिलीज करेगा। ठीक, अब CO2 की कहानी देखो, CO2 की कहानी कितनी दिलचस्प है। CO2 प्लस H2O गिव्स यू H2CO3। कहाँ हो रहा है ये इक्वेशन, अभी समझेंगे थोड़ी देर में। H2CO3 quickly gives H plus and HCO3 minus। CO2 का मेजर इम्पैक्ट H प्लस के जरिए से आता है। CO2 का भी इम्पैक्ट है, अभी समझेंगे। तो CO2 जब H देगा तो आपकी NCERT ये इक्वेशन लिखती है, HbH प्लस ऑक्सीजन गिव्स HbO2 प्लस H प्लस। जब टोटल होल हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसकी एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन लेट अस से इज समथिंग, बट जैसे ही ऑक्सीजन से बाइंड कर लेता है H+ रिलीज होता है, और ये H+ आपको नॉर्मली रिलीज हो गया। ठीक, ये H+ ज्यादा पंगे क्रिएट नहीं करता, करता है बट मिनिमम के बराबर। CO2 वाला जो H+ है, जो CO2 के एसोसिएशन की वजह से क्रिएट हुआ है, वो ज़्यादा पंगे क्रिएट करता है क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन में है। और जब ऐसा होगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी नहीं करना चाहेगा। वंस अगेन दिस मेक्स सेंस। व्हाई? PCO2 ज़्यादा कहाँ होगा? मसल्स में, है ना। मसल्स बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को बर्न कर रही होंगी, CO2 प्रोड्यूस कर रही होंगी, तो मसल्स के पास CO2 ज़्यादा यानी H+ ज़्यादा। ठीक, और CO2 एक और खतरनाक काम करता है।
CO2 जाके हीमोग्लोबिन के साथ एक कंपाउंड बनाता है कार्बामीना हीमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामीना हीमोग्लोबिन। अब इस चीज को समझो, ऑक्सीजन एटम्स जो हैं, या मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो कहाँ बाइंड करते हैं? आयरन से, लूजली बाइंड। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बाइंड करता है? ये आयरन से इंटरैक्ट नहीं करता, ये बाइंड करता है आपका कार्बामीना, यानी अमीना मीन्स अमीनो ग्रुप। जो एमिनो टर्मिनल्स होते हैं ना बीटा चेन के, वो वहां जाके बाइंड करता है। और जब वहां जाके बाइंड करेगा, टर्शरी स्ट्रक्चर को हल्का सा चेंज करेगा, उस वजह से ऑक्सीजन की बाइंडिंग कमजोर पड़ जाएगी। सो व्हेन कार्बामीना हीमोग्लोबिन इज फाउंड, द ऑक्सीजन की एफिनिटी कमजोर पड़ जाती है, ऑक्सीजन एफिनिटी डिक्रीजेस। तो CO2 प्राइमरीली इस तरीके से हमला करता है। ओके, सो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मसल्स, PCO2 इंक्रीज हुआ मसल्स, pH डिक्रीज या H+ इंक्रीज हुआ वंस अगेन मसल्स। एंड आप देख सकते हो मसल्स में कैसे अट्रैक्शन हैज टू बी लोअर्ड। ठीक, इसका ठीक उल्टा होगा अगर हमने कंडीशंस को रिवर्स कर दिया। कंडीशंस को रिवर्स कर दिया मतलब, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया, CO2 को डिक्रीज किया, pH को इंक्रीज किया, तो हमारा जो ऑक्सीजन एफिनिटी है वो उल्टा बढ़ जाएगा। ठीक, सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स रिएक्ट विथ ईच अदर। जस्ट अ मोमेंट, दिस इज हाउ दीज थिंग्स रिएक्ट विथ ईच अदर। ठीक है इतना। अब ये तो हुआ ऑक्सीजन कैरी करना वाया हीमोग्लोबिन। अब यहां हम मान के चल रहे थे एडल्ट हीमोग्लोबिन, और हमने समझा कि कैसे ये चीजें, ये जो नियम इवॉल्व हुए हैं, ये कोई रैंडम नियम नहीं है, ये इवोल्यूशनरीली रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमें चाहिए कि ठंडे ठंडे लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन पिकअप हो, गरम गरम मसल्स में ज़्यादा आपका ऑक्सीजन का ऑफलोडिंग हो, ये हमें चाहिए। वी नीड एंड वांट दिस। अब एक केस आता है फीटल हीमोग्लोबिन का। व्हाट इज फीटल हीमोग्लोबिन? जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, फीटल हीमोग्लोबिन इज 2 अल्फा एंड 2 गामा। फीटल हीमोग्लोबिन कुछ इस तरीके का कर्व दिखाएगा। अगर इसी में हम फीटल हीमोग्लोबिन बनाना चाहें, इफ यू वांट टू ड्रॉ फीटल हीमोग्लोबिन, राइट इन दिस कर्व द सेम ग्राफ, तो उसका कर्व कुछ इस तरह बनेगा। दिस इज फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। और ऐसा क्यों है, आप देखो इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि फीटल हीमोग्लोबिन को मदर के ब्लड से ऑक्सीजन लेना था, यानी उसको मदर के ब्लड से ऑक्सीजन छीन के लाना है, तो उसकी एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन शुड बी हाई। इसीलिए फीटल हीमोग्लोबिन का गामा चेन्स इंश्योर करता है कि फीटल हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी शो करे। तो इसलिए जब मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड, माँ का ब्लड और बच्चे का ब्लड प्लासेंटा के अक्रॉस होता है, तो फीटल हीमोग्लोबिन माँ के ब्लड से ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन दी चेंजेस और डायनेमिक्स दैट हैपन इन। अब एनसीईआरटी एक डेटा आपको क्या देती है कि भाई देखो, अगर 100 ml ऑफ ब्लड है तो वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। याद रखना बेटा, डिलीवर करेगा। अब ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, देखो मैक्सिमम सैचुरेशन एनसीईआरटी मान के चल लेती है 100, बट एक्चुअली में मैक्सिमम सैचुरेशन 98% होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जब ये 98% सैचुरेटेड आर्टीरियल ब्लड, जब 98% सैचुरेटेड आर्टीरियल ब्लड मसल्स को जाएगा, टिश्यू को जाएगा, तो सारा का सारा ऑक्सीजन ऑफलोड कर देगा। नहीं, इट डज ऑफलोड सम ऑक्सीजन, बट a good 75 to 80% of venous blood is still oxygenated. जो वीनस ब्लड है उसमें अभी भी ऑक्सीजन है। आपको याद होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वीनस ऑक्सीजन इन वीनस ब्लड इज 40, है ना। सो ऐसा नहीं है कि वीनस ब्लड ऑक्सीजन से खाली है, नहीं, उसके पास भी ऑक्सीजन है। ठीक, एंड वंस अगेन दिस मेक सेंस, ये एक तरीके से का रिजर्व का काम कर रहा है
कि देखो अगर मेरी नीड बढ़ी, अगर मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो आपका ब्लड या आपके आरबीसीज ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बीपीजी, जिसके बाइंडिंग से आपकी एफिनिटी और डिक्रीज हो जाएगी और आपका ब्लड ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। तो 75% कैन गो बिलो, आप उसे 50 ले जा सकते हो बिल्कुल, बट इन विच कंडीशंस? ओनली इन कंडीशंस व्हेन दी यू आर डूइंग समथिंग इंटेंसिव, इंटेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं आप, तब ऐसा होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक कर्व बस और देखना है, वो मायोग्लोबिन का है। मायोग्लोबिन के कर्व के बारे में ज़्यादा नहीं जानना, बस इतना समझ लो कि वो दिखता कैसा है। मायोग्लोबिन का कर्व सिग्मोइड नहीं होता, इट इज़ अ हाइपरबोला। हाइपरबोला का क्या मतलब है? एट लोअर कंडीशंस, एट लो ऑक्सीजन कंडीशन, लोअर ऑक्सीजन कंडीशन में जो मायोग्लोबिन है, they will quickly release, they will quickly release oxygen। मायोग्लोबिन का काम क्योंकि ऑक्सीजन कैरी करना नहीं, रैदर ऑक्सीजन को स्टोर करना है, जरूरत पड़ा तो वो ऑक्सीजन देगा। इसीलिए वो ऑक्सीजन तब देगा जब आपका प्रेजेंस, जब आपका ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ओके, नाउ let us summarize quickly what we have done so far. So in this particular lecture we understood कि हम ऑक्सीजन का ट्रांसफर कैसे करते हैं और क्या चीज़ें उन्हें अफेक्ट करती है, और हमने पढ़ा कि भाई मेजर चीज़ जो अफेक्ट करती है दैट इज़ आपका H+ टेम्परेचर एंड एडल्ट हीमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलेगा तो एक कंपाउंड बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है आपका विल कैरी दी ऑक्सीजन, और ऐसा होने पे H+ सराउंडिंग में रिलीज हो जाता है। ठीक है, वो H+ इज जस्ट समथिंग दैट वाज अटैच्ड एंड इट इज फाइनली रिलीज्ड। मेजॉरिटी ऑफ कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन विल हैपन बाय दिस, बट 3% अभी भी डिसॉल्व होता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगली क्लास में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिक एनाइड रेज एंड ऑल अबाउट देम। कूल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।